अस्सलामुअलैकुम। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी है, जिसमें हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन में बायोलॉजी की डेफिनेशन, उसके आंसर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बायोलॉजी की जो मेजर डिवीजन्स होती हैं वो सब कुछ आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। इसमें बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस एंड लोगोस. Bios means life and logos means thoughts, reasoning and discussion. इसमें वो हमें बता रहे हैं कि बायोलॉजी जो है वो बेसिकली लाइफ के बारे में स्टडी होती है। और जो लफ्ज़ है बायोलॉजी वो दो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। बायोस जिसका मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है सोचना, डिस्कस करना, ये वगैरह। बायोलॉजी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में भी जो हम पढ़ते हैं वो भी बायोलॉजी में आता है, और जो नॉन लिविंग है, जो मुर्दा चीज़ें हैं, उनके बारे में भी हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। कुदरत को समझने का तरीका है बायोलॉजी। बायोलॉजी के दो ग्रुप्स हैं, एक बॉटनी और दूसरा ज़ूलॉजी। जो बॉटनी है वो प्लांट्स की स्टडी होती है, और जो ज़ूलॉजी है वो जानवरों की स्टडी होती है। तो उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चंस विच आर नॉट आंसर्ड बाय बायोलॉजिस्ट। उसमें जी क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, वाई देयर शुड बी द लाइफ। अच्छा जी, ये क्वेश्चंस जो हैं ये यूजुअली बायोलॉजिस्ट से नहीं फिलोसफर्स पूछते हैं, और बायोलॉजिस्ट कभी भी इसका आंसर नहीं देते। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक लाइफ की जो डेफिनेशन है वो है, लाइफ इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि लाइफ वो करेक्टर है जो ज़िंदा चीज़ों को मुर्दा चीज़ों से डिफ्रेंशिएट करता है। उसके बाद हमारे पास है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी की खसूसियात। लिविंग थिंग्स शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर फॉलोइंग. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्प्लेक्स एंटिटीज़। यानी कि जो ज़िंदा ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जिसामत बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होती है। जैसे अगर आप इंसान के जिस्म को देख लें तो इंसान का जिस्म के अंदर लाखों वेन्स, मसल्स, सेल्स और टिश्यूज़ हैं, जिससे उसकी बॉडी इंसान अगर दूसरे इंसान की बॉडी को पढ़ना शुरू करे तो वो कभी भी उसके पूरे जिस्म को नहीं पढ़ सकता। उसके जिस्म में इतने ज़्यादा सेल्स हैं, इतने ज़्यादा टिश्यूज़ हैं, इतने ज़्यादा ऑर्गन्स हैं कि कोई भी इंसान उनको नहीं पढ़ सकता। इसके बाद सेकंड है जी कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। वही वाली बात कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, बल्कि मिलियंस भी नहीं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। वन सेल वाले जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो एक से ज़्यादा सेल वाले होते हैं वो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अच्छा, प्रोसेस जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी जेनेटिक्स को, एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है, कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी, यानी कि वो दूसरी जगहों से एनर्जी लेते हैं और उसी एनर्जी को इस्तेमाल में लाते हैं। मिसाल के तौर पे पौधे एनर्जी लेते हैं ज़मीन में से और वो फिर उससे फल बनाते हैं, और फल फिर इंसान खाते हैं, इंसान फलों से एनर्जी लेते हैं और वो एनर्जी वो अपने और कामों में लगाते हैं। इसी तरह पूरा साइकिल चलता रहता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल मैनी केमिकल रिएक्शंस। यानी कि ह्यूमन नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करता है, जैसे डाइजेशन, रेस्पायरेशन और सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, ये सारा कुछ हमारे पास केमिकल रिएक्शंस में आता है। कैन ग्रो इन साइज़, मतलब कि उनके हर चीज़ का साइज़ बड़ा हो जाता है। प्लांट्स भी साइज़ में बढ़ते हैं, एनिमल्स भी साइज़ में बढ़ते हैं, और ह्यूमंस भी साइज़ में बढ़ते हैं। इसी तरह हर चीज़ अपने अपने साइज़ को ग्रो करती है। अच्छा जी, उसके बाद है मेंटेन फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसको आसान अल्फाज में कहते हैं होम्योस्टेसिस, मतलब जानदार के अंदरूनी माहौल को बैरूनी माहौल में होने वाले नुकसानदेह तब्दीलियों से बचाना, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना, उसके वाटर लेवल को मेंटेन करना,
उसके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना, ये सब कुछ आ जाता है होम्योस्टेसिस के अंदर। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ, रिप्रोड्यूस करते हैं और सेम अपने जैसे ही करते हैं, मतलब इंसान इंसान को पैदा करता है, जानवर जानवर को पैदा करता है, पौधे से दूसरा पौधा बनता है। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन देयर एनवायरनमेंट, स्टिमुलाई कहते हैं किसी भी चेंज को, मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए ना, अगर हम अपने हाथ को किसी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ के पास लेके जाते हैं तो हम फ़ौरन से अपने हाथ को दूर कर लेते हैं, ये हमारा स्टिमुलाई है, मतलब कि हम हीट के स्टिमुलाई से अपने आप को बचा रहे हैं। इसी तरह अगर हम किसी और सख्त चीज़ को हाथ लगाएंगे तो हमें महसूस हो जाएगा ये कांटेदार है, हम फ़ौरन उससे हाथ दूर कर लेंगे। कोई नरम चीज़ होगी हमें महसूस होगा, ये सारा कुछ स्टिमुलाई में आता है। तेज़ रोशनी हमारी आंखों में पड़े, हम फ़ौरन अपनी आंखें बंद करते हैं, या हमें कोई चीज़ लगने लगे तो हम फ़ौरन अपना हाथ उस चीज़ के आगे कर देते हैं, ये सब कुछ स्टिमुलाई में आता है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन और करैक्टरिस्टिक्स हो गए। इसके बाद है मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन में क्या आती हैं जी, काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी ख़ुद एक मेजर सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी और भी ब्रांचेस आती हैं, जिसमें हमारे पास मॉर्फोलॉजी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसामत के तरीक़ेकार को और उसके बनने के प्रोसेस को और सारा कुछ उसके वर्किंग आती है मॉर्फोलॉजी के अंदर। चूँकि मॉर्फोलॉजी के अंदर मज़ीद हमारे पास है एनाटॉमी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, मतलब अंदरूनी जिस्म के पार्ट्स को पढ़ना। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स, मिसाल के तौर पे हार्ट, स्टमक, लंग्स, लिवर, पैनक्रियाज, किडनीज़ वगैरह। और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आती है हमारे पास, जिसमें हमारे एक्सटर्नल होते हैं हाथ, पैर, टांग, बाजू, मुंह, नाक, कान, गला, सब कुछ आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, मतलब ह्यूमन के जिस्म के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना, उनके बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में, उनकी रिप्रोडक्शन के बारे में, उनकी वर्किंग के बारे में माइक्रोस्कोप से स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो होती है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी, मतलब जिस्म के तरह तरह के पार्ट्स के बारे में पढ़ाई करना कहलाता है फिजियोलॉजी। के हाथ कैसे काम करता है, बाजू कैसे काम करता है, दिमाग कैसे काम करता है, पाँव कैसे काम करते हैं, टांग कैसे काम करती है, बाजू कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ हमारे पास फिजियोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद है सेल बायोलॉजी, इसका दूसरा नाम है साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल इन इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, मतलब कि सेल बायोलॉजी क्या है, सेल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं जो बेसिक यूनिट हैं और फंक्शनल और स्ट्रक्चर सब हमारा सेल है, तो सेल की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इकोलॉजी है। इकोलॉजी, it is the branch of biology which deals with the study of internal interaction between organism and their environment। इसको हम दूसरे ज़ुबान में environmental biology भी कहते हैं, मतलब कि जो लिविंग organisms हैं वो अपने environment के साथ कैसे interact करते हैं उसे कहते हैं ecology या environmental biology। उसके बाद हमारे पास एम्ब्रायोलॉजी है। इट इज़ डील विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट और चेंजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ फर्टिलाइज्ड और डाइगोट टू एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, और इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस ऑफ एम्ब्रियो। सेल का जो बेसिक पार्ट होता है, जेनेटिक पार्ट, वो एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो की स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। आज के लिए इतना ही, बाकी ब्रांचेस हम दूसरी वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।